नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। आजकल की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी और बहुत से ऐसे कारक हैं जिसने हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित किया है और कई लाइफस्टाइल डिजीजेज यानी हमारी जीवन शैली से संबंधित समस्याओं का खतरा सभी में बढ़ रहा है। ऐसा ही एक रोग है हृदय रोग। ये कहा जाता है कि 2/3 जो हृदयाघात होते हैं वो 55 वर्ष की कम आयु के लोगों में हो रहे हैं। इसलिए हृदयाघात जो कम उम्र के वयस्कों में हो रहे हैं, विशेषज्ञ के अनुसार एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा है, जिसके विषय में बात करने की भी आवश्यकता है और साथ ही जरूरत है जागरूक होने की। बिल्कुल, और ख़ास बात है कि ये जो कम उम्र में हृदयाघात की जो बात है वो भारतीय युवाओं में ये ज़्यादा प्रचलन बढ़ रहा है, इसका खतरा बढ़ रहा है। तो कम उम्र में हार्ट अटैक जो है वो हमारे युवाओं पर ज़्यादा अटैक कर रहा है। क्या है इसकी वजह, क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे इससे बचा जा सकता है और क्या कुछ उपाय हैं, ये आज जानने समझने की कोशिश करेंगे अपने विशेषज्ञों से और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि जब भी हृदयाघात की स्थिति होती है तो ये कहा जाता है कि उसमें हर एक क्षण कीमती है। बहुत से लोग ये सोचकर कि इंडाइजेशन है या गैस की समस्या हो रही है काफी समय नष्ट कर देते हैं और जब तक वो अस्पताल पहुंचते हैं विशेषज्ञों का काम भी मुश्किल होता है और व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा भी बढ़ जाता है। आइए समझते हैं कि क्यों होता है हृदयाघात और किस तरह से किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। युवाओं में हृदय रोग और हृदयाघात का खतरा लगातार बढ़ रहा है। हृदयाघात एक ऐसी गंभीर अवस्था है जिसमें जल्द से जल्द इलाज मिलने की आवश्यकता होती है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज यानी कॉर्नरी धमनी की बीमारी रक्त वाहिकाओं में एक प्रकार के संकुचन के कारण होती है। ये रक्त वाहिकाएं हृदय को रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति करती हैं। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज से प्रभावित व्यक्ति में धमनियों में धीरे धीरे वसा और कोलेस्ट्रॉल एकत्रित होने लगता है। इस कारण से अवरोध उत्पन्न हो जाता है। हृदय की धमनी में अवरोध के कारण हृदय तक रक्त और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और व्यक्ति को हृदयाघात हो जाता है। इसमें बाधा आने से व्यक्ति का हृदय काम करना बंद कर सकता है। हृदयाघात की समस्या सही खान पान न होना और अनियंत्रित जीवन शैली की वजह से होती है। खान पान में गड़बड़ी के कारण शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बढ़ने लगता है। इसके कारण धमनियों में प्लाक जमना शुरू हो जाता है और यही आगे चलकर हृदयाघात का कारण बनता है। भारत में हृदय संबंधी बीमारियों से होने वाली मृत्यु काफी बड़ी संख्या में है, लेकिन इसके बावजूद अक्सर सीने में दर्द होने पर अधिकतर लोग इसे पाचन की समस्या मानकर देखते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने में देर हो जाती है और उसके जीवन के लिए खतरा बढ़ जाता है। हृदय रोग और हृदयाघात के खतरे को कम करने के लिए आवश्यक है कि एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जाए और खान पान को लेकर विशेष ध्यान रखा जाए। हृदयाघात की स्थिति में हर क्षण कीमती है, इसलिए जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति को जिसे हृदयाघात हुआ है उसे तुरंत अस्पताल ले जाएं, जिससे जल्द से जल्द इलाज मिल पाए और व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और आज विशेषज्ञों को हमने यहाँ बुलाया है स्टूडियो में ये जानने के लिए कि कौन से कारक हैं जो हमारे हृदय के लिए खतरा बढ़ाते हैं और कैसे हृदयाघात की स्थिति से बचाव किया जा सकता है। खास तौर पर वो युवा जिन्हें अधिक खतरा है वो कैसे स्वयं को हृदयाघात और हृदय रोग से बचा सकते हैं। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल उपस्थित है। तो आइए हम उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय त्रेहान, डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी फ्रॉम जीबी पंत हॉस्पिटल। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आनंद पांडे एंड डॉक्टर AK बिसोई, प्रोफेसर कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। और जानकारी की शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि समस्या की गंभीरता कितनी अधिक है। डॉक्टर विजय त्रेहान, युवाओं की बात की जाए, प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, कई तरह के फैक्टर्स भी आजकल एसोसिएटेड हैं, मल्टीटास्किंग भी है, तनाव भी है और बहुत सी और चीजें। कितना बड़ा खतरा मानते हैं इन सभी को हृदय के लिए और किस तरह से देखते हैं, चुनौती हम सभी के लिए कितनी बड़ी है? देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है।
क्योंकि किसी ज़माने में, जब मैं अगर 40 साल पुरानी बात करूं, जब हम MBBS किया था, हम डॉक्टर बने थे, तब अक्सर यही सुनने में आता था कि ओल्ड एज, उसमें जाके हार्ट अटैक हो रहा है। और हार्ट अटैक 1-2 हो के बाद सुनने को नहीं मिलता था कि कोई उसके बाद बचा भी है जी। और अगर हार्ट अटैक हो गया तो उसके बाद उसकी कोई इतनी बड़ी प्रोडक्टिव एज रहती नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी नहीं थी। अब जो ज़माना जैसे बदल रहा है, जैसे आपने कुछ फैक्टर्स बयान किए, इसके साथ जो हार्ट अटैक यंगर एज को इन्वॉल्व कर रहा है, वो काफ़ी कॉमनली ब्रेड अर्नर होते हैं, यानी कि घर का सारा खर्चा या घर का पूरा काम उनके ऊपर चल रहा होता है। तो ये बीमारी जब यंगर एज के अंदर आ जाती है तो ये बिल्कुल अलग तरह की बीमारी है। ये वैसी बीमारी नहीं है कि किसी ओल्ड मैन को हुई और उसके बाद आपने कुछ इलाज किया और आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कोई ज़्यादा ज़िंदगी चलेगा। यंगर एज के अंदर जब ये बीमारी हो रही है तो, और पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो जाहिर है कि यही इम्पॉर्टेंट जो हम चीज़ें चेंज हो गई पहले से, ये जिसमें स्ट्रेस और मल्टीटास्किंग के अंदर, यानी कि आपकी चाहत तो है कि आप बहुत काम करें और आपकी कैपेबिलिटीज या टाइम आपके पास कम है। ये बिल्कुल ऐसा है कि अभी प्रीवियस अभी जो प्रोग्राम चला उसके अंदर वन डेयर की बात हो रही थी जी। तो वन डेयर मैच के अंदर अगर आपके पास एक ओवर में आपको 12 रन या 14 रन बना रहे हैं तो आप नहीं बना पाओगे। तो अगर आपकी प्लानिंग या बाकी चीज़ें ठीक ठाक हैं तो हो सकता है कि आप एंड ठीक कर पाओ। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते, जब वो नहीं कर पाते दे क्रैश, दे गेट इनटू हार्ट अटैक। राइट। डॉक्टर पांडे, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कितना बड़ा, ये जैसे बताया कि कितना बड़ा खतरा है, तो ये खतरा क्यों है, क्या है वो प्रमुख कारक, और खासतौर पर ये भी जानना चाहेंगे कि भारतवासियों के लिए, हमारे जो युवा हैं उनके लिए कितना बड़ा खतरा है, विशेष तौर पर अपने देश की अगर बात करें तो। देखिए, पहले जैसे डॉक्टर त्रेहान ने बताया, पहले जो 10% होते थे पेशेंट यंग एज के, वो ऑलमोस्ट 1/3 to 40% पेशेंट्स हैं जो यंग हार्ट अटैक्स हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, जहाँ पे हम लोग 125 करोड़ इंडियंस हैं। एंड अभी लास्ट एक पेशेंट हमारे पास, ही वाज 19 ईयर ओल्ड, ही हैड मैसिव हार्ट अटैक। देन वी इंक्वायर्ड कि भाई रीज़न क्या हो सकता है जी। ही वाज हैवी स्मोकर एंड ही हैड अ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। तो दो चीज़ें, जेनेटिक्स, स्मोकिंग, प्लस एक जो यूथ के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आई है, हरी, करी एंड वरी, ऑलवेज इन हरी एंड द डाइट इज टोटली फॉल्टी। और वरी, एक रेस में लगे हुए, एक रैट रेस में लगे हुए, बल्कि कहा भी जाता है कि नो मैटर हाउ फास्ट यू आर, यू ऑलवेज अ रैट। उस रेस से उनको निकलना चाहिए, अपनी दिनचर्या को रेगुलेट करना चाहिए, बिकॉज बॉडी को एक कंफ्यूज स्टेट में नहीं रहना चाहिए कि मैं कब सोऊंगा, मैं कब उठूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे खाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा। आप कभी रात के 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 12 बजे उठ रहे हैं, आपका पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल हे वायर हो जाता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनको मेंटेन करना चाहिए। दूसरा, प्रिवेंटिव कॉन्सेप्ट हमारे देश में नहीं है। वी हैव टू फोकस कि कैसे बचाया जाए। बीमारों को ठीक करना तो हमारा जिम्मेदारी है, हम बीमार ना होने दें, दैट इज़ ब्यूटी ऑफ मेडिकल साइंस। हमें उस पर बहुत फोकस करना है। फ्रॉम अर्ली स्कूल, हमें स्कूल्स में कुछ करिकुलम लाने चाहिए, उनको बताना चाहिए क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। हमें कैंटीन चेंज करनी चाहिए खाने की। हमें बच्चों को टारगेट करना चाहिए। अगर किसी के पेरेंट्स को हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हमें उस बच्चे को देखना चाहिए, रादर देन कि एक सिंबॉलिक हमने हाइट ले लिया, वेट ले लिया, आंख देख ली। वी आर गोइंग टू बी कैपिटल फॉर डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड ऑल लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, जैसे है कैंसर, ये सारे एक ही डिजीज प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। तो हमें एक पॉलिसी चेंज लाना पड़ेगा जी, एंड वी हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव इन दैट पॉलिसी जी। और जानकारी की शुरुआत ही उसका एक अहम कदम हो सकती है। डॉक्टर बिसोई, हार्ट अटैक स्थिति क्या होती है, थोड़ा सा हमें विस्तार से समझा दें। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एंजाइना हो रहा है, दोनों ही स्थितियों में क्या फर्क है? दरअसल मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो डिजीज बर्डन के बारे में बात हो रहा था। इंडिया इज different from the Western world because more than 65 to 70% of the total population is below 40 years of age. Right. So there is a huge population-wise burden. Second, we are going through a psychological and social transition. We are becoming more aspirational and achievement-oriented. So because of that, अच्छा, तो इसमें स्ट्रेस का लेवल जो है वो भी बढ़ जाता है। थर्ड थिंग जो देखा जाता है आजकल, फिजिकल फिटनेस के नाम पे जो जिम्स खोलते हैं,
एंड लोग एडिटिव्स लेते हैं एंड सब्सटेंस यूज करते हैं, पर्टिकुलरली निकोटिन एंड कोकेन। इसमें कोरोनरी आर्टरी नॉर्मल होते हुए भी कभी कभी सीवियर स्पैज्म को चला जाता है, तो मैसिव हार्ट अटैक हो जाता है जी। ऑफ कोर्स जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिस्लिपिडीमिया, फैमिली हिस्ट्री वो सब तो है, बट जो रिसेंट ट्रेंड है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एंड स्ट्रेस लेवल में एंड पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से देखा जाए तो वी आर एट ए वनरेबल स्टेज, बट देयर इज ए सिल्वर लाइन टू इट, वी शुड रेस्पॉन्ड टू इट। लेकिन इतना ओरी होने का भी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम कॉजेस यू कैन प्रिवेंट इट बाय चेंजिंग योर लाइफस्टाइल। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स मोस्टली आर मॉडिफाइबल जी। एंड बिकॉज हम लोग उसको एक्वायर किया है व्हेन वी आर गोइंग थ्रू दिस ट्रांजिशन के थ्रू में जो जा रहे हैं हम लोग। स्कूल चिल्ड्रेन का हार्ट अटैक्स देखा 10 इयर्स 12 इयर्स, पीएचडी स्टूडेंट्स IIT का, इवन पोस्ट ग्रेजुएट ऑर्थोपेडिक सर्जन स्टूडेंट्स उसका हार्ट अटैक होते हुए भी देखा। 31-32 इयर्स का बिजनेसमैन का भी हार्ट अटैक होते हुए देखा। बट हार्ट अटैक होना या अंजाइना होना तो इसलिए लाइफ इनकैपेसिटेट कंप्लीटली हो जाएगा, वो भी गलत है। इट मे बी ए वार्निंग साइन, बट देयर इज small subset of patients those who are really incapacitated, राइट। and younger patient के होने के बाद जब वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं तो उनका पोस्ट इवेंट कॉस्ट, सोशल एंड फैमिली कॉस्ट वो बढ़ जाता है, मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाता है। नाउ आपने पूछा था कि ये कैसे मैनिफेस्ट करता है जी। एंजाइना तो सबको पता है, ये तो कॉमन टर्म है जी। कि एग्जर्शन करने से एक्टिविटी में चेस्ट पेन होता है, शोल्डर को रेडिएट होता है, या रेस्ट में कम हो जाता है, या दवाई जीभ के नीचे रखने से नाइट्रोग्लिसरीन कम हो जाता है। बट ज़्यादातर सिम्टम्स ये टिपिकल मैनर में नहीं आता है जी। क्योंकि कभी कभी बैक पेन होता है, कभी कभी ब्रेथलेसनेस हो जाता है, कभी कभी जैसे आपने बताया कि इंडाइजेशन होता है। तो ये जब आता है तो जो प्राइमरी केयर गिवर होता है, जो फर्स्ट पॉइंट कांटेक्ट होता है, सपोज उनको इग्नोरेंस है एंड उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो फिर मिस हो जाता है, इन द प्रोसेस डिले हो जाता है तब तक जब तक कि एक मैसिव हार्ट अटैक ना हो जाए। सो आज डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि जनरल अवेयरनेस कम है, केयर गिवर का भी इग्नोरेंस भी है, जनरल पॉपुलेशन भी अवेयरनेस नहीं है। ये सब चीज कंपाउंड करने के बाद ये एक मेजर प्रॉब्लम खड़ा होता है। एंड जैसे ट्रेहान साहब ने बताया कि प्रोडक्टिव एज ग्रुप में होता है एंड इकोनॉमिकल लॉस होता है, सोशल लॉस होता है, फैमिली लेवल में भी लॉस होता है, एंड इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न, बट वी हैव टू रेस्पॉन्ड टू इट विदाउट हैविंग एंग्जाइटी और फियर रिलेटेड विद इट। जी डॉक्टर त्रेहान कुछ ऐड करना चाहिए? मैं ये कह रहा था कि आपने सवाल पूछा था कि एंजाइना क्या है और हार्ट अटैक क्या है। उसको मैं बड़े सामान्य तरीके से आपको बता सकता हूँ जी। एंजाइना का मतलब है कि पेन होना, और पेक्टोरिस का मतलब छाती में दर्द होना। और स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस जो हम यूजुअल टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक कोई रोड है, उस रोड में धीरे 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 करके एनक्रोचमेंट आनी शुरू होगी। रोड पहले इतना खुला था, फिर कम हो गया वो, तो वो कम रोड से भी अगर अर्ली मॉर्निंग में जाएंगे या नाइट को जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हीकल्स निकल जाएंगे ठीक ठाक। लेकिन जब पीक आवर्स होंगे, यानी कि जब डिमांड ज़्यादा है, तो वो ट्रैफिक स्लो होना शुरू हो जाएगा, और स्लो हो जाएगा, और अगर काफ़ी पीक पे जाएंगे तो पीछे गाड़ी रुकी रहेंगी, तो क्राई भी होगी उस समय, भाई रास्ता नहीं आगे, शोर मचेगा। इसी प्रकार अगर मान लो नाड़ी में रुकावट है, 70, 80, 90, 95% रुकावट हो जाती है, तो अब जब डिमांड बढ़ जाएगी, यानी आप एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस समय ज़्यादा खून का दौरा चाहिए, वो हो नहीं पाएगा, तो आपको चेस्ट पेन होगी। ये तो हुआ एंजाइना। और हार्ट अटैक क्या है कि सड़क पे से ट्रैफिक चल रहा था और सडनली 2 गाड़ियां भिड़ गई आपस में, बिल्कुल बंद हो गया रास्ता। अब डिमांड की बात नहीं है, आप सुबह हो चाहे रात को, अगर 2 गाड़ियां भिड़ गई हैं तो जाम लग जाएगा। और इसको अगर आप नहीं हटाएंगे, हार्ट में अगर आप सडनली उस ऑब्स्ट्रक्शन को नहीं हटाएंगे तो हार्ट डैमेज हो जाएगा। एंजाइना में तो आप रेस्ट लेंगे तो ठीक हो जाएगा, यानी कि जैसे वो ट्रैफिक का टाइम पीक आवर्स हटेंगे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन
हार्ट अटैक में वो नहीं होगा। जी। तो इसलिए हार्ट अटैक में एलैक्रिटी या तत्परता दिखाना बड़ा जरूरी है। जी। एंजाइना में आप रेस्ट लेंगे आराम हो जाएगा। जी, अच्छा, हार्ट कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या फर्क है? ये भी एक बड़ी कॉमन क्वेश्चन होता है कि उसको हार्ट अटैक हो गया या कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो हार्ट अटैक मींस हार्ट के ऊपर अटैक हुआ है, बंद नहीं हुआ हार्ट। जी अरेस्ट का नाम है बंद हो जाना। जी तो हार्ट अगर बंद हो गया, आप उसको इमीडिएटली कुछ नहीं करेंगे तो बंद ही रहेगा, और एंड दिस विल रिजल्ट इनटू डेथ। राइट। हार्ट अटैक का मतलब आपके ऊपर अटैक हुआ है, वो अटैक कैन अल्टीमेटली, उससे अल्टीमेटली अरेस्ट भी हो सकता है हार्ट, और ये भी हो सकता है कि अटैक आपके ऊपर, से फॉर एग्जांपल आपके नेबरिंग कंट्री ने आपके ऊपर अटैक किया मिसाइल से, और आप मिड एयर में उनको मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दो। तो इसी प्रकार अगर आपको हार्ट अटैक होता है तो आज की डे में हार्ट अटैक को हम अबॉर्ट कर सकते हैं, मिड एयर में उसको खत्म कर सकते हैं। यानी कि हार्ट अटैक का पेशेंट अगर विद इन फ्यू मिनट्स और एन आवर अगर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो वो हार्ट अटैक को अबॉर्ट कर देते हैं आप। यानी कि हार्ट अटैक को आप क्या तो दवाइयों से ट्रीट करें या एंजियोप्लास्टी से ट्रीट करें, तो अटैक हुआ और डैमेज कुछ नहीं हुआ। तो अटैक इज नॉट, अटैक और अरेस्ट को बिल्कुल आपस में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। कार्डियक अरेस्ट इज डेथ। लेकिन हार्ट अटैक भी एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें जो व्यक्ति है उसको जल्द से जल्द इलाज मिलना बहुत जरूरी है। फिलहाल हमारे साथ कर्नाटका से बाबूराव जी हैं फोन कॉल पर। आपका स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप? हमारा घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ तो हम उसे कैसे बच सकते हैं? जी, बचाव की बात है। पूरा कार्यक्रम आप देखते रहिए, विशेषज्ञों से विस्तार से जानेंगे कि बचाव के लिए क्या करना है। उससे पहले डॉक्टर पांडे, ये जो बात आ रही थी कि कुछ साइंस होंगे जिसे अक्सर जो लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि शायद इंडाइजेशन होगा या फिर कोई और समस्या। दो बातें जानना चाहेंगे। कितना समय रहता है गोल्डन आवर की जब बात आती है कि व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाना है, और क्या लक्षणों को पहचानने में शायद इसलिए भी कभी देर होती है क्योंकि लक्षण जो है उतने ज्यादा ऑब्वियस होते ही नहीं है? मैं कार्डियक अरेस्ट और एंजाइना को आगे लेके चलूँगा। 40 to 50% पेशेंट्स जिनको एंजाइना या कार्डियक हार्ट अटैक होता है वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुँच पाते, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स। और कई बार बड़ा कॉमन होता है इंडाइजेशन, बट किसी भी पेशेंट को अनएक्सप्लेन इंडाइजेशन हो रहा है, कोई रीज़न नहीं है इंडाइजेशन का, और जॉ से लेकर अम्बलाइकस तक, जिस नेवल बोलते हैं, यहाँ तक पेन हो, दोनों आर्म्स में जाए, बैक में जाए, पसीना हो रहा हो, रेस्टलेसनेस हो रही है, ऐसा लगता है कि जान चली जाएगी, ही मस्ट इमीडिएटली कंसल्ट अ डॉक्टर। अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा, टाइमली हॉस्पिटल पहुंचना। कई बार पेशेंट को लगता है कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, और जब तक वो पहुंचता है बहुत लेट हो चुका होता है। हम लोग कहते हैं टाइम इज मसल, एवरी सेकेंड मसल डैमेज हो रहा होता है। और हार्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना डिले करेंगे रिकवरी उतनी धीरे होती जाती है। जी। हम लोगों ने ये भी देखा कि हार्ट अटैक के विद इन हाफ एन आवर में पेशेंट आ गया और एंजियो किया, एंजियोप्लास्टी किया, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है वो आदमी। जी। उसका सर्वाइवल इज एज गुड एज अ नॉर्मल पॉपुलेशन। तो अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ सिम्टम्स, प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन। जैसे डॉक्टर बैसोई ने बोला कि लोग रिकॉग्नाइज, पेशेंट तो छोड़िए, जनरल प्रैक्टिशनर भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। हम लोग टर्शरी केयर में अक्सर देखते हैं कि उसको पैंटोसिड दे दिया और कुछ ब्रूफेन दे दिया और वापस भेज दिया। वो हमारे पास पहुंचता है तो मैसिव हार्ट अटैक हो चुका है, हार्ट फंक्शंस खराब हो चुके होते हैं। तो एजुकेशन हैज़ टू बी ऑन बोथ साइड्स। पेशेंट को भी एजुकेटेड होना चाहिए, और जो प्राइमरी केयर फिजिशियन उसको भी अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ईसीजी लेने में कोई नुकसान नहीं है। पहला ईसीजी नॉर्मल आता है, आप बोलिए कि भाई 10-15 मिनट आधे घंटे वेट कर लो, एक ईसीजी हम और करेंगे। कई बार पहला ईसीजी नॉर्मल आता है, लेकिन आधे घंटे में ईसीजी के उसमें हार्ट अटैक चेंज आते हैं। प्राइमरी केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्रिन हम लोग कहते हैं, डिस्प्रिन अगर घर में है 325, जिसको च्यूएबल डिस्प्रिन, कभी आप उसको मतलब सॉल्युबल होता है जो घोल के ले सकते हैं, उसको ले सकते हैं। अगर बहुत क्लैरिटी कि नहीं हार्ट अटैक हो चुका है तो आप टैबलेट सॉर्बिट्रेट भी जीभ के नीचे रख सकते हैं। लेकिन अगर श्योरिटी नहीं है तो नहीं रखना चाहिए। बट मुझे ये लगता है कि आपको प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन लेना बहुत जरूरी होता है ये, और वहीं पे सारी कहानी डिसाइड हो जाती है कि आप कहाँ पहुँचे और कितनी जल्दी डायग्नोसिस बनी है। तो ये सवाल फिर भी आगे एक बनता है कि कब आप सजग हों, कब आप समझें कि ये अपच का या जो गैस वाली बात जो अक्सर सुनने में आती वो नहीं है और इसमें हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए, बेनिफिट ऑफ डाउट अपने को देना चाहिए, बेनिफिट ऑफ डाउट डिजीज को नहीं देना चाहिए। मैं कहता हूँ गैस ही होगी, जाके ईसीजी कराने में आपको कुछ नहीं जाता है। कोई भी गैस, जैसे आपने कोई हैवी मील लिया, गैस बनी, एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक ठाक थे और रात को ठीक ठाक सोए,
2 बजे आपकी नींद खुली, लगा कि इनडाइजेशन हो रहा है, सफोकेशन हो रहा है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, देयर इज नो हार्म इन गोइंग टू हॉस्पिटल। 24 घंटे दिल्ली एनसीआर में हम लोग ऐसी जगह जहाँ पे 24 घंटे इमरजेंसी होती है। दिक्कत कहाँ आती है, मरीज सोचता है कि यार मुझे गैस है, मैं सुबह जाऊंगा, और वहीं वो गलती कर देता है। आप जाइए ईसीजी कराइए, डॉक्टर को बोलने दीजिए आपको गैस है, आप मत डिसाइड करिए आपको क्या प्रॉब्लम। जी डॉक्टर त्रेहन, ये जो नहीं, बात इसमें जो है एक बात मैं थोड़ा अभी कहना चाह रहा था कि गैस के सिम्टम में 2 इंपॉर्टेंट चीज जो अभी बोली गई है और शायद उतना हाईलाइट नहीं किया गया। अगर आपको गैस हो रही है, आपको स्वेटिंग भी हो रही है, यानी कि पसीने खूब आ रहे हैं, अब गैस बहुत लोगों को होती है लेकिन पसीना नहीं आता। अगर आपको गैस हो रही है और आपको पसीना आ रहा है तो आप ये मान के चलो कि ये गैस वाली प्रॉब्लम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपको गैस तो हो रही है लेकिन आपको दम फूलना शुरू हो गया, गैस आपको पेट में महसूस होती है और आपको चेस्ट में बड़ी हैवीनेस या कंजेशन आ रही है, आप ये मत मान के चलिए कि ये पेट की प्रॉब्लम है। तो अगर आपको कंजेशन महसूस हो रहा है, हैवीनेस महसूस हो रही है या पसीना आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए ये गैस वाली प्रॉब्लम नहीं है। भले ही आपको वो एंटासिड लेने से हो सकता है आपको टेम्परेरी कुछ रिलीफ में मिल जाए, लेकिन अगर स्वेटिंग आपको हुई है यानी पसीना हुआ है, मेरे हिसाब से कंसल्ट करना। जी डॉक्टर बिसोई, ये जो बात है कि जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और शायद डिस्टेंसेस काफी ज्यादा होते हैं। अगर इन बिटवीन इस तरह की चीजें होती हैं तो पेशेंट को जब तक अस्पताल ले जा रहे हैं किस तरह की सावधानी रखनी होगी, और खास तौर पर अस्पताल जहां पेशेंट को ले जाया जा रहा है कैसा सेटअप, ये मान ले कि बेसिक फैसिलिटी इस तरह की जरूर होनी चाहिए उस अस्पताल में? जो रेडीनेस चाहिए टू रेस्पॉन्ड टू द सिचुएशन वो इंडिविजुअल लेवल में है, सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। सिस्टम मतलब उसमें एक्सपर्ट्स के ऊपर, अवेलेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। अब ये एक सवाल उठाता है कि कैसे वो टाइम को सेव किया जाए या रिड्यूस किया जाए। जैसे कि कैसे उसको लो थ्रेशोल्ड रखे कि ये मेरा जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअली हार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, गैस के लिए नहीं है। सपोज आपका स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है या आपको रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल, रेगुलर चेकअप करते सब है, तो आपके लिए एक प्रॉम्प्टनेस, सेल्फ प्रॉम्प्टनेस आ जाता है टू रिड्यूस दैट डाउट, सो दैट यू सेकेंड थिंग वेयर एवर you are staying, you have to identify, because health is a major risk factor nowadays, it affects productivity। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा नियर बाय कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे कि एक्सपर्ट्स अवेलेबल है। एक्सपर्ट्स, कंबाइंड एक्सपर्ट्स होना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट एंड कार्डियक सर्जरी सेटअप दोनों होना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखे होंगे कि आप मरीज को ये नहीं पता चलता है कि उसका सिर्फ कार्डियोलॉजी का ट्रीटमेंट में उसका प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएगा या सर्जिकल इश्यू भी आ सकता है। तो इसलिए आपको ऐसा सेटअप आइडेंटिफाई करके रखना है ताकि आपको होलसम केयर उस जगह में मिले। थर्ड, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, सो ये ट्रांसपोर्ट कैसे आपको घर से लेके वहां तक लिया जाए, तो या आप खुद उसको पहले ही तय करके रखें या जो जनरल सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे इंस्टीट्यूट में अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि वी रन टेलीफोन सर्विसेज, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होता है इमीडिएटली ईसीजी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हॉस्पिटल को। पेशेंट को केयर गिवर्स है, प्राइमरी केयर गिवर्स है, वो जाके घर में आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड वो तुरंत उसको ट्रांसपोर्ट करके जहाँ पे कि जैसे कि ट्रेन साहब ने बोले आपको एंजियोप्लास्टी इमीडिएटली किया जा सकता है, सीधा कैथ लैब को शिफ्ट किया जा सकता है, ना कि आपको इमरजेंसी के रूट में आना पड़े ताकि टाइम लॉस ना हो जाए, क्योंकि इसमें एवरी मिनट काउंट्स। सो सिस्टम रेडीनेस एट इंडिविजुअल रेडीनेस एंड लोअर थ्रेशोल्ड टू डाउट दैट यस, बिकॉज हार्ट अटैक इज ए मेजर इशू, गैस इज नॉट ए मेजर इशू। सो ये सब जब कंबाइंड होगा देन ऑफ कोर्स एट द एंड एक्सपर्ट हैज टू बी अवेलेबल। जी बिल्कुल। एक सिचुएशन जब ये समझें दर्शकों के लिहाज से कि अगर हार्ट अटैक होता है और किसी तरह से आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, जैसे आपने बताया कि पसीना हो रहा है या इन चीज़ों से, तो क्या करें तुरंत? देखिए, हार्ट अटैक का मतलब सडनली नाड़ी बंद हो गई है जी, और बल्कि इसमें अगर वो नाड़ी, क्या करें? अगर नाड़ी बता रहा हूँ मैं, अगर नाड़ी बंद हो गई है उसके कारण आपको जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अगर आप ये समझते हैं कि आप उसको स्वयं घर में इलाज कर लेंगे तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आपको चेस्ट पेन हुई है, हैवीनेस हुई है, स्वेटिंग हो रही है, घबराहट हो रही है, दिल मचला रहा है, तो सबको समझना चाहिए कि ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और जैसे अभी डॉक्टर बिसोई ने बोला,
मैं तो समझता हूँ हर इंसान की ड्यूटी है। आपका घर है, आपको पता होता है मुझे घर से यहाँ जाना है, ये पेट्रोल पंप है, यहाँ से पेट्रोल पंप लेना, आपको एक लाइन होती है। हर आदमी को मालूम होना चाहिए कि मेरा ये घर है, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ काम करता हूँ, अगर मुझे दिक्कत हो तो मुझे कहाँ जाना है, दिन में मुझे कहाँ जाना है और रात को मुझे कहाँ जाना है, मतलब उसकी एक प्लान होनी चाहिए उसके पास। अक्सर मैंने देखा है कि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनसे कई बार पूछते हैं कि भाई इतनी देर क्यों लगा दी, या तो जैसे अभी कहा था कि वो समझते हैं चलो कल दिखाएंगे, गैस थी, या अगर रात को वो चले भी या इवनिंग में या दिन में कहीं चले भी तो वो एक ऐसी डायरेक्शन में चल पड़े जहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी और बाद में उनको लगा कि हमें पता नहीं था। तो हमें पता नहीं था तो इस क्या इंसान की ड्यूटी नहीं बनती कि जहाँ वो रहता है, काम करता है, वो अपने बारे में ये सोच के रखे कि मुझे अगर बाय द वे कोई दिक्कत होती है तो मैं कहाँ जाऊँगा। इनफैक्ट उसको ये भी पता होना चाहिए कि शाम को ट्रैफिक इधर ज्यादा होता है तो मुझे इधर जाना चाहिए। जी। तो ले दे के जो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ कि आपने सवाल पूछा कि हार्ट अटैक के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो मरीज को क्या करना चाहिए, घर नहीं बैठना चाहिए, इमीडिएटली उसको कोशिश करनी चाहिए कि नियरेस्ट सेंटर पे जाए जो रिलेटिवली ठीक ठाक सा इक्विप्ड सेंटर हो और वो पहले आइडेंटिफाई किया होना चाहिए। आप ये समझो कि हार्ट अटैक के दौरान मैं किसी से फोन करके पूछूंगा तो मुश्किल काम है। तो पहले आइडेंटिफाइड अगर होगा, अगर आपके पास कोई टाइम लाइन होगी तो आप वहां रश करेंगे, वहां वो डॉक्टर आपको बताएगा कि वो उसको उस इलाके में ट्रीट कर सकता है या उसको फर्दर सेंटर में। जी, ये जो स्थिति है डॉक्टर पांडे, इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि सिम्टम्स कुछ क्षणों के लिए हुए और उसके बाद हट गए या ठीक हो गए, तो पेशेंट को लगता है कि जो होना था वो हो गया, अब तो स्थिति ठीक हो गई है, तो डॉक्टर के पास जाने का क्या महत्व होगा, क्यों आवश्यक है, अगर सिम्टम्स ठीक भी हो जाते हैं तब भी एक अस्पताल में एक विशेषज्ञ को जरूर दिखा लें। देखिए, बड़े कॉमनली पेशेंट जो आते हैं हार्ट अटैक के, उनसे जब आप रिट्रोस्पेक्टिवली पूछिए, डॉक्टर साहब 2-3 दिन से थोड़ा सा चलने पे दर्द हो रहा था, हल्का पेन होता है तो वो ठीक हो जाता था। प्रोबेबली वो प्रोसेस चल रहा था एंजाइना का, आर्टरी पूरी बंद नहीं हो रही थी, जैसे 90% बंद हुई, फिर थोड़ा ब्लड फ्लो आया, फिर पेन खत्म हो गया, फिर दोबारा बंद हुआ एंड अल्टीमेटली वो पूरी बंद हो गई। ऐसे पेशेंट अगर पहले टाइम से आ जाएं तो एक बहुत बड़े लॉस से बच सकते हैं, क्योंकि एंजाइना कई बार मिस कर जाते हैं वो, और तभी हॉस्पिटल आते हैं जब लगता है कि अब बियरेबल पेन अब नहीं बियर कर पाएंगे और हार्ट अटैक पूरा हो रहा है। तो पहला ये सिम्टम हो जिसमें आपको जरा भी डाउट है कि एंजाइना है, ये आपको डिले नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम दिल्ली एनसीआर में इतनी नहीं है। मैं उत्तरांचल गया हूँ, मैंने पहली कैथ लैब हल्द्वानी में शुरू की, वहाँ पे पहाड़ों पे हार्ट अटैक होता है, वो बेचारे बिना फर्स्ट एड के ही मर जाते हैं। हम लोगों ने मुहिम शुरू की वहाँ पे कि जितने बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ पे ईसीजी फैसिलिटीज़ हैं, वो बड़े गांव में जहाँ पे 5 लाख 4 लाख पॉपुलेशन, एक ईसीजी मशीन रखें, ईसीजी करिए, कोई रीड करे या ना करे उसको, आप उस ईसीजी को तुरंत व्हाट्सएप से ट्रांसपोर्ट करिए नोडल सेंटर को। एटलीस्ट यहाँ से 400 किलोमीटर पौड़ी या गढ़वाल में आप बोली भाई डिस्प्रिन खा लो, सॉर्बिटेट खा लो, हार्ट अटैक हो चुका है, एक इंजेक्शन लगा दो, आप एम्बुलेंस उसको ट्रांसपोर्ट करिए, एंड काफ़ी लाइफ सेव की गई है। यही जब तक एक पॉलिसी डिसीजन नहीं होगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती, वी हैव टू टेक अ लीड। अगर मैं अपने जिस नेटिव प्लेस से मैं आया हूँ, मैं वहाँ के 10,000 लोगों को अपने से जोड़ूंगा, हो सकता है मैं एक ही हार्ट अटैक बचा पाऊँ, लेकिन एक को मैं बचा पाऊँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ी बात कही है। आपने पूछा कि पेन हुई और ठीक हो गई, अब क्या करना चाहिए। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। आप गाड़ी चला रहे हैं, पहाड़ी इलाके से नीचे आ रहे हैं, आप ब्रेक लगा रहे हैं, आपकी 2 बार ब्रेक लगाने से नहीं लगी और एक्सीडेंट होते होते बच गया, उसके बाद आपने 10 किलोमीटर गाड़ी चला ली और अब ब्रेक लग रही है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि फर्स्ट अर्लीस्ट आपको कहीं भी मैकेनिक मिले, वहां जाके गाड़ी खड़ी करिए, आगे मत चलाइए, उसको बोलिए चेक करिए, बताइए इसमें क्या खराबी थी। ये नहीं कि अब ब्रेक लगनी शुरू हो गई तो मैं ठीक ठाक हूँ। ये एटीट्यूड काफी लोगों का होता है कि अब तो गाड़ी ठीक चल रही है, इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं कि पीछे बिल्कुल नहीं लगी थी ब्रेक। वो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है, मरीजों की ड्यूटी बनती है कि वो मेडिकल हेल्प लें, उनसे जाके पूछें मुझे दिक्कत हुई थी क्या था। अगर वो आपको चेक करके बताते हैं कि आपका सब कुछ सिस्टम ठीक है, आप आगे चलिए, लेकिन अगर ठीक नहीं है तो उसको ठीक कराइए। सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे गाड़ी की बात हो या जिंदगी की, क्योंकि जिंदगी में आपको सेकंड चांस नहीं मिलता, इसलिए इस बात का इंतजार मत करिए कि समस्या छोटी है और ठीक हो गई है तो शायद इस का बड़ा स्वरूप आगे नहीं होगा। तुरंत जाइए विशेषज्ञ के पास और ये जानिए
कि समस्या क्या थी। बिल्कुल। और सबसे खास बात है जिस तरह से कहा कि जो कम्युनिटी है उसको सामने आना होगा, सामुदायिक भागीदारी इसमें जरूरी है, इस लिहाज से भी कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। फिलहाल हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ गई हैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर से, शाजिया जी। शाजिया जी, मेरे घर में बहन है मेरी, 28 इयर्स एज है उनकी। तो बीच बीच में वो मतलब कंप्लेन करती है चेस्ट पेन की, और मतलब बोलती है कि लेफ्ट आर्म में मुझे दर्द है। तो यूजुअली मतलब ये रात को ही होता है, फिर सबसाइड हो जाता है खुद से। लेकिन रिसेंटली उनको बहुत ज्यादा पेन हुई, मतलब ना चेस्ट में, मतलब कि ब्रेथलेसनेस वगैरह। और मतलब फिर हम उनको ले गए PHC, तो वहां पर डॉक्टर्स ने बोला कि ये मतलब एंग्जाइटी है सॉर्ट ऑफ, तो उनको एंग्सिट दे दो। तो हम आ गए घर, लेकिन उसके बाद फिर से उनको यही प्रॉब्लम हो गई, तो हमने उनको कार्डियोलॉजिस्ट के पास लिया। हमने सोचा कि बेटर है वी विल गो फॉर अ चेकअप। तो उन्होंने इको टेस्ट रखा था, वो नॉर्मल हो गया। मुझे ये जानना है कि मतलब कैन इट बी अंडरलाइंग मतलब सिम्टम कुछ होगा ऐसे कि मतलब जो हमें लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए जी, कि हाँ। और मतलब उनका तब BP बहुत हाई था, और हमारी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की। माय फादर डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट इन 2007। भी हाई था डॉक्टर तब उनका पांडे। BP बहुत हाई, और हार्ट रेट उनकी बहुत ट्रेमेंडसली हाई थी तब, जब हमने ECG करवाया। शाजिया जी, विशेषज्ञों ने सवाल सुन लिया है। डॉक्टर पांडे, क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, अगर आप हिस्ट्री देखिए तो शी इज हाई रिस्क फॉर हार्ट डिजीज, प्री मेच्योर फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज की, हाइपरटेंशन भी है, 28 की एज है। तो कई बार एंजाइटी एंड हार्ट डिजीज कई बार साथ साथ चल रहे होते हैं। तो क्लिनिशियन की ब्यूटी क्या है कि एंजाइटी को लेबल करने के पहले हार्ट डिजीज को रूल आउट करना चाहिए। हार्ट डिजीज नहीं है, एंजाइटी है, एंजाइटी को काउंसिल करके कुछ दवाइयाँ देके ठीक कर दिया जाएगा। ECG इको नॉर्मल आता है यूजुअली, अगर हार्ट अटैक नहीं हुआ है तो यूजुअली। ऐसे में जहाँ पे ये बैकग्राउंड है, जहाँ फादर को प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज थी, मैं एक और इन्वेस्टिगेशन करना चाहूँगा जिसको हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं। ये आप एक्सरसाइज करा के देखिए कोई प्रोवोकेबल इस्कीमिया तो नहीं है ये। उसमें जरा भी डाउट आता है तो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन आया जिसको हम लोग कहते हैं कि ऐसे ऑलमोस्ट रूल्स आउट कोरोनरी हार्ट डिजीज इज अ CT कोरोनरी एंजियोग्राम, जहाँ पे हाई रिस्क पॉपुलेशन है, रिकरेंट चेस्ट पेन हो रहा है। हमें ये लगता है कि एंग्जाइटी को भी रूल आउट करने के पहले हार्ट डिजीज को रूल आउट कर दिया जाए। एक TMT में कुछ नहीं आता, एक CT एंजियोग्राम कर लें। अगर CT कोरोनरी एंजियोग्राफी नॉर्मल आती है तो आई कैन राइट कि भाई आपको हार्ट डिजीज नहीं है। फिर बाकी रिस्क फैक्टर को, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, एक्सरसाइज है, ये सारा एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को हम सेकेंडरी लेके चल सकते हैं। जी, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी युवाओं में बढ़ रहा है हार्ट अटैक का खतरा, इस विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से कि क्यों बढ़ रहे हैं हृदय आघात का खतरा हमारे युवाओं में। इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर बिसोई, एक जो बात थी कि जो पेशेंट है उसको जल्द से जल्द एक ऐसी मेडिकल केयर फैसिलिटी में ले जाया जाए जहां पे सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हों जिससे बेहतर इलाज मिल सके। जब हार्ट अटैक का केस होता है, क्योंकि एक तो पैनिक सिचुएशन होती है, इमोशंस भी जुड़े होते हैं, और अक्सर ये देखा जाता है जब ये विशेषज्ञ बताते हैं कि भाई स्टेंटिंग होगी या फिर आपकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, वहां पर बहुत दुविधा हो जाती है जो पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं उन्हें कि स्टेंटिंग की आवश्यकता थी लेकिन बाईपास करवा दी गई। जो ट्रस्ट फैक्टर है, डिसीजन मेकिंग और टीम अप्रोच कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, और जब विशेषज्ञ ये कहता है कि नहीं स्टेंटिंग से काम नहीं चलेगा, वाकई ओपन हार्ट या बाईपास की आवश्यकता होगी, उस जगह पर कि विशेषज्ञ ने कहा है तो सही कहा है और उसे मान लिया जाए, कितना महत्वपूर्ण है? इसको दो पार्ट में आंसर करूंगा जी। आपने पूछा कि पैनिक सिचुएशन होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इंस्टीट्यूट में हुआ है। हमारा कैजुअलिटी और हार्ट सेंटर के बीच में गैप पेशेंट को शिफ्ट करने में 2.5 मिनट्स to 3 मिनट्स है। द पर्सन वाज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वी गॉट ए कॉल, उनको बताया गया कि हार्ट सेंटर को आना है, लेकिन ड्राइवर ने उनको कैजुअलिटी लेके चला गया, इमरजेंसी को लेके चला गया।
बट इमरजेंसी में उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ। बट कार्डियक अरेस्ट होने के बाद जब सेंटर को शिफ्ट किया गया, उस बीच में अराउंड 3 to 5 मिनट्स लॉस हो गया, बट वो ब्रेन डेड हो गए। हार्ट तो रिवाइव कर गया, बट ब्रेन डेथ हो गया। सो ये पैनिक कभी भी हार्ट अटैक जब होता है, जब बात हो रहता है, पहले प्लानिंग होना चाहिए, जिस एरिया में रहते कैसे मूव करेंगे, पैनिक नहीं होना चाहिए। दूसरा बात आता है कि ट्रस्ट डेफिसिटी, क्योंकि कभी कभी लगता है कि मैं एक प्रोसीजर कर सकता हूं तो करना चाहिए, एंड पेशेंट को जरूरत है। लोगों का यही सोचना है कि कार्डियोलॉजिस्ट सपोज स्टेंटिंग कर सकता है तो सब पेशेंट को स्टेंटिंग चाहिए, सर्जन सर्जरी कर सकता है तो सब पेशेंट को सर्जरी चाहिए। ये एक इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस है, जीबी पद में भी था प्रोफेसर खलीलुल्लाह के टाइम से, एंड इंस्टीट्यूट में भी है। जब भी कोई इस तरह का डिसीजन होता है, ये एक जॉइंट डिसीजन होता है बिटवीन कार्डियोलॉजिस्ट एंड कार्डियक सर्जन्स। उसको टीम अप्रोच बोलते हैं, करेंटली जिसको बोलते हैं हार्ट टीम अप्रोच। पेशेंट का डिसीजन जॉइंट डिसीजन होता है, सो दैट कि कोई डाउट नहीं रहता है, एंड जो स्टेटमेंट दिया जाता है पेशेंट को फाइनली कि आपको सर्जरी के लिए जाना है या स्टेंटिंग के लिए जाना है, वो कंबाइंड स्टेटमेंट होता है, ताकि मरीज का मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, एंड उसको ये भी ना लगे कोई अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट उसको मिला है। ये जो हार्ट टीम अप्रोच है, इसमें ज्यादातर पेशेंट का ये जो इस तरह का जो कंफ्यूजन एंड डाउट, जो मिसट्रस्ट है, उसको पहले से ही एड्रेस किया जाता है, एंड उसको ज्यादातर लार्जर स्केल में उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है जी। और हार्ट टीम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पेशेंट, यानी कि एक हार्ट सर्जन और एक स्टेंटिंग वाले यानी एंजियोग्राफी करने वाले डॉक्टर्स, और इनके सामने मरीज, तीनों में पार्ट हैं, और हम अपनी बताएं कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं या सर्जरी ऐसे कर सकते हैं, और ये फायदे नुकसान है। अल्टीमेटली डिसीजन जो है मरीज को साथ में रख के तभी हम देंगे डिसीजन। ऐसा नहीं कि हम अपना डिसीजन सुना देंगे उसको, हम बताएंगे ऐसे है, वो हमें असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा इन रीचिंग एट ए कंक्लूजन। ये हार्ट टीम है हमारी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी के बीच में भी कई बार हम लोग फंसते हैं। अभी लास्ट वीक ही एक बहुत बड़ा मंदिर, उसके पुजारी है, ही वाज जस्ट 38 ईयर ओल्ड, कोई रिस्क फैक्टर नहीं थे, ही हैड मैसिव हार्ट अटैक। उनका एंजियो किया, उसमें सारी नसें बंद थी जी। अगर ये पेशेंट इलेक्टिव आता, प्लान से आता, तो बाईपास होती इसकी, लेकिन हमें बचाना था उसको, बेल आउट करना था उसको। तो मैंने सबको बिठाया उनको। पहले तो आपको कनेक्ट दिखाना पड़ता है कि आई एम बॉदर्ड फॉर योर पेशेंट। जब मरीज को ये मैसेज मिलता है कि हमारा डॉक्टर परेशान हमारे लिए, वो सरेंडर करता है आपके पास। उसको हमने बोला अभी जान बचाने के लिए एंजियोप्लास्टी करेंगे इनकी, एक बार सेटल हो जाएंगे तब इनकी बाईपास सर्जरी करेंगे, एंड दे अंडरस्टूड। तो यहाँ पे दोनों प्रोसीजर करना पड़ा। हमने एंजियोप्लास्टी किया, उसका आर्टरी को खोला, ब्लड फ्लो को मेंटेन किया, एंड द मोमेंट ही गॉट स्टेबलाइज हमने उसकी सर्जरी की। तो ये हार्ट टीम अप्रोच हर जगह है। सर्जन होता है, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, एंड सेंसिबल अटेंडेंट्स मैं बोलता हूँ। बहुत सारे अटेंडेंट्स होते हैं, उनको कुछ करना नहीं है मरीज के साथ। मैं बोलता हूँ कि जो इनके साथ दिल से जुड़े हुए हैं, जो इनके लिए ब्लड दे सकते हैं, वो मेरे पास बैठे हैं। तो 2-3 निकल के आते हैं उसमें से, जहाँ भी आप ब्लड का नाम लेते हैं, लेट अस सिट विद देम। कई बार डॉक्टर पैसे कैसे लगेंगे, मैं बोलता हूँ यार इलाज करने दो, जब मरीज ठीक होगा तो पैसे आप खुद ही दे के जाओगे। फाइनेंस बहुत बड़ा रोल होता है इंडिया में, डॉक्टर साहब कितने पैसे लेंगे। तो एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैंने एक मोटो बनाया है कि ट्रीट करो, let us save the life, money will follow that treatment, and it has succeeded। आज तक ऊपर मतलब हमें कभी दिक्कत नहीं है जी। और इसीलिए जरूरी है कि पेशेंट की जान कीमती है, इस विषय को समझ लिया जाए। डॉक्टर त्रेहान, बचाव की अगर बात करते हैं, हाई रिस्क ग्रुप में है तो किस तरह के चेक्स उनको शुरुआती दौर से ही करके चलने चाहिए? बड़ी दुविधा वाली बात है कि जैसे एज सबकी बढ़ रही है, तो आज अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओ, वो 65 साल का भी कहता मैं युवा हूँ, और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे हार्ट अटैक जो हैं वो 65 से 55 से 45 से 35 से 25 पे आ गए, हम इसको युवा कंसिडर कर रहे हैं। तो सिर्फ ये डिफरेंस है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ 65 में है वो इधर 1 या 2 डेकेड पहले है। या जैसे मेल एंड फीमेल का ले लीजिए, मेल्स में जो चीज़ 65 में होनी है वो फीमेल्स में, जो मेल में 55 में होनी है वो फीमेल में कुछ बाद में होगी, 65 में होगी। हार्ट अटैक के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि अगर आप मेल हो तो आपको हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस हैं, अपना सेक्स नहीं आप चेंज कर सकते, एडवांसिंग एज आप घड़ी को नहीं रोक सकते, जेनेटिक्स आप अपनी पेटर्निटी नहीं चेंज कर सकते, ये तो रहेंगे। लेकिन इसको आप छोड़िए ना,
आप बात करिए कि मॉडिफाइबल फैक्टर्स क्या हैं। मॉडिफाइबल फैक्टर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, उसमें सिंपल नंबर्स हमें पता होने चाहिए। सिंपल नंबर्स में हमें अपनी, जैसे एज बढ़ रही है, हमें एज का तो मालूम है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं हमारा वेट कितना है जी, हमें ये मालूम नहीं कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, हमारा ब्लड शुगर कितना है, हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं। तो कम से कम इन नंबर्स के बारे में हमें मालूम हो और हम इन नंबर्स को मैनेज करें। और इसके सिवा जो एडिशनल प्रॉब्लम्स आज की डे में हैं, जैसे कि स्मोकिंग है। जी स्मोकिंग को सिगरेट पीना नहीं है, जी टोबैको किसी भी फॉर्म में अगर आप लेते हो तो आपको हार्ट के लिए हानिकारक है। आजकल जो जैसे अभी ड्रग्स की बात की गई है, बहुत हानिकारक है। यंगस्टर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि जो कई लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं जी बॉडी बिल्डिंग के लिए, और स्टेरॉइड्स एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जो अनरेगुलेटेड से हैं। हाँ। और किसी ज़माने में, यानी कि आज से 15-20 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो हमें यंगर पेशेंट जब मिलता था तो ऑलमोस्ट ऑलवेज वो स्मोकर होता था। आज वो बोलता है कि मैं तो स्मोक नहीं करता जी, मैं तो अपनी हेल्थ बिल्कुल ठीक ठाक रखता हूँ, मैं तो जिम जाता हूँ। बाद में आपको पता लगता है कि वो सप्लीमेंट्स ले रहा था। तो जिन लोगों को हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा है, यानी कि जिनके पेरेंट्स को रहा है, जिनको खुद यानी कि उसके शुगर, ब्लड प्रेशर या बाकी नंबर्स ठीक नहीं है, तो उनको ये वाली चीज़ों से तो बिल्कुल परे रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ में है, किरण, आप उनसे बात करना चाहेंगे? जी जरूर। हमारे साथ एक कॉलर हैं, आपसे जान लेते हैं कि समस्या क्या है आपकी। हेलो मैम, मैं शिवम बोल रहा हूँ एमपी दमोह से। शिवम जी बताएं, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि जो यंग एज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब घंटों कोचिंग करते हैं और मतलब जिनकी जॉब भी लग जाती है, उस घंटों सिस्टम पे बैठ रहते हैं जी, तो उनके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं? मतलब सिटिंग के साथ साथ जो उनके हेल्थ इश्यूज है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, वो उसके साथ क्या प्रिकॉशंस ले सकते शुरू से ही? जी, फिर से एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल और जीवन शैली से जुड़ा सवाल है डॉक्टर पांडे। इनको क्या करना चाहिए, खास तौर पर वो लोग जो शिफ्ट सिस्टम में काम करते हैं, लॉन्ग सिटिंग जॉब्स हैं और स्ट्रेस भी है? देखिए, सिटिंग इज ए डिजीज, देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। फिजिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी एक अलग हो गया, बट बैठे रहना अपने आप एक बीमारी है ये। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज ने तो ऐसा किया है कि 1 घंटे बाद वो सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं ताकि आप पे कोई चारा ना हो सिवाय चलने के। एवरी 45 मिनट्स टू 1 आवर यू शुड शट डाउन फॉर 5 मिनट्स। आप घूमिए, टहलिए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होना चाहिए। जी। दूसरा, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन लैपटॉप और कंप्यूटर, तो आपका मेंटल एक्टिविटीज़ तो पीक भी होती है, फिजिकल एक्टिविटी मैच नहीं करती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स, जो स्ट्रेस है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, बैठे रहना। अच्छा, बैठे बैठे आप कॉफ़ी पी रहे हैं, फिर फास्ट फूड आ गया, पिज़्ज़ा आ गया, तो आप देखिए पूरी लाइफस्टाइल आपकी हेवायर हो जाती है। इसी में अगर आप लेट नाइट काम कर रहे हैं जी, रात को 2 बजे शिफ्ट शुरू हो रही है और सुबह 11 बजे ख़त्म हो रही है, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक पूरा ख़त्म हो जाता है ये। जी। आप जॉब तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें ज़रूर चेंज कर सकते हैं ये। उसमें खाना पीना, बहुत प्रोलॉन्ग बैठने का अगर काम है आपको, तो आप 10-15 मिनट के लिए ब्रेक ले सकते हैं। जी। सोशलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर टू मच इनटू सोशल मीडिया, बट वी आर लीस्ट सोशल। हमें ह्यूमन इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहिए, जैसे पहले कॉलेजेस में हम लोग के हॉस्टल्स में होता था। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे वर्क प्लेस पे, जी, एक जिम होना चाहिए, आप जब खाली है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं वहाँ पे। आई थिंक अपनी कैंटीन को आप ठीक कर सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे त्रिहान ने बोला कि हाई रिस्क पेशेंट्स, जी। हाई रिस्क कौन है? जहाँ फैमिली हिस्ट्री है, प्री मेच्योर हार्ट डिजीज, फादर और मदर को 40 साल पहले हार्ट डिजीज थी, या आप ओबीज हैं, या आपको डायबिटीज़ है, आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, फिजिकली इनएक्टिव हैं, आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स 25 ईयर्स में शुरू कर देना चाहिए। डिजीज़ 10 साल पहले हमारे कंट्री में, तो बाहर की कंट्री में कहते हैं 35 या 40 के ऊपर प्रिवेंटिव हेल्थ चेक होना चाहिए। इंडिया में हम लोग कहते हैं 25-30 साल में प्रिवेंटिव हेल्थ चेक शुरू हो जाने चाहिए। जी। डॉक्टर बिसोई, आपसे समझना चाहेंगे, साइलेंट हार्ट अटैक की बात कई बार होती है, ये किन लोगों को खतरा हो सकता है और कैसे इसके विषय में जाने, कैसे बचाव करें इसके लिए? साइलेंट 2 तरीके से होता है। द वार्निंग वाज गिवन एंड यू हैव इग्नोर्ड इट, ये भी एक तरह का साइलेंस होता है। एंड एक्चुअली टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होता, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स में जी, तो उनको टिपिकल अंजाइना नहीं होता है। तो जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि गैस होता है या थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है वॉकिंग करने के टाइम, तो वो फिर मिस कर जाते हैं, या कभी एक्चुअली सिम्टम्स हुआ था उसको इग्नोर कर दिए, वो उसमें भी साइलेंट जैसा चला जाता है। एंड अभी जैसे बात हो रहा था, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि हम लोग ये सोचते हैं कि यंग एज में हार्ट अटैक हुआ या चेस्ट पेन हुआ तो ये सिग्निफिकेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज है,
ये जरूरी नहीं है। स्टडी में देखा गया ऑलमोस्ट 1/3 पेशेंट्स में जिनको हार्ट अटैक हुआ है उनका कॉर्नरी आर्टरी में डिजीज जो है 50% से लेस है। अच्छा, सो ये एक डेंजरस इंडिकेटर जैसा प्रोजेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, ब्लॉक तो कम है बट थ्रम्बस बन जाता है या वो आर्टरी नैरो हो जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज बिकमिंग ए मेजर फैक्टर फॉर कॉर्नरी ऑक्लूजन। एंड सपोज कोई स्ट्रेस में रिपीटली ऐसे जाते हैं एंड उसको इग्नोर कर देते हैं कि जो सिम्टम्स हो रहता है तो वो भूल जाते हैं, एंड जब सडनली उनको कुछ मैसिव अटैक हो जाता है या फंक्शनल इनकैपेसिटेट हो जाते हैं, फिर हॉस्पिटल में आते हैं तो तब पता चलता है कि हार्ट का फंक्शन 30% 40% हो चुका है। तो डायबिटिक पेशेंट्स, दो जिनको ज़्यादा स्ट्रेस है या जिनको वार्निंग सिग्नल मिला था बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग अवेयर, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, तो इस तरह में वो साइलेंट जैसा बिहेव करता है बट सब्सिक्वेंटली वो डिटेक्ट हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने देखा है, डिनायल बहुत होता है कि मुझे हार्ट डिजीज, तो मुझे नहीं हो सकती। दो बड़े इंपॉर्टेंट डिजीज है जिनमें डिनायल, एक कैंसर एक हार्ट डिजीज। नहीं मुझे नहीं होगी डॉक्टर साहब, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, वो डिनायल ही कई बार उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। तो दे शुड बी टेकन केयर ऑफ। हाई रिस्क पॉपुलेशन वी हैव टू स्क्रीन एंड उनको इवैल्यूएशन जल्दी होना चाहिए एज कम्पेयर टू दोज हु नॉट। डॉक्टर त्रेहान, बहुत सारे हमारे पास ईमेल्स आ रहे हैं कि जांच से जुड़े हुए कि किस तरह की जांच कराएं ये जानने के लिए कि हमारा दिल मजबूत है या नहीं। मैं एक थोड़ी चीज़ वैसे डालना चाहूँगा, आपको भी काफ़ी डिस्कशन हुई है क्योंकि इस डिस्कशन में ये लगा कि कहीं कुछ भी हो रहा हो तो हार्ट अटैक है वो। तो देखो, चेस्ट पेन अगर किसी को है और वो अगर मान लो बिल्कुल पिन पॉइंट है, कई बार लोग आते हैं कि ना यहाँ दर्द हो रहा है, वो बिल्कुल एक फिंगर से आपको पॉइंट कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट नेवर हार्ट अटैक होता है क्योंकि हार्ट की पेन कभी ऐसी नहीं होती कि बिल्कुल एक फिंगर से पॉइंट हो। तो आपने भी पूछा कि कौन जांच कराए। पहली बात, अगर इसको बिल्कुल एक फिंगर पे कहीं पेन हो रही है वो लगा के बता सकता है आपको ये हार्ट की पेन नहीं है, आपके हार्ट की जांच मत करिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर वो ब्लड डोनेट करेंगे, क्योंकि सरप्लस ब्लड है, अगर डोनेट किया गया तो उससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और उससे उसके बाद हेल्दी डाइट शुरू कर देंगे, यानी समस्या खत्म हो गई। क्या इस तरह का भी कुछ होता है? ये मिथ है। ये ब्लड डोनेशन करने से कोई डिजीज खत्म नहीं होती है, बट ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो ब्लड डोनेट कौन करेगा, बट उससे कोई बीमारी नहीं खत्म होगी। हाँ, स्क्रीनिंग जरूर करनी चाहिए कि आप कोई बीमारी उसको दे ना दें। तो हम लोग एक सीरोलॉजी करते हैं, HIV है, हेपेटाइटिस है, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो ठीक है तो कोई भी ब्लड दे सकता है। कुछ कंडीशंस है हार्ट की जहाँ पे हम लोग ब्लड डोनेशन या ब्लड उसको बोलते हैं कि आपको खून बहुत मोटा हो गया, जैसे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होती है जहाँ वेनिसेक्शन करके ब्लड निकाल के हम उसको सैलाइन से रिप्लेस करते हैं, वो एक अलग बीमारी होती है। अदरवाइज ब्लड डोनेशन इज सेफ और इससे कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह बिल्कुल कम नहीं होगा। हाँ, तो ये बात जरूर है कि ब्लड डोनेशन अच्छी बात है, लेकिन ये ना सोचें कि इससे हृदय रोग का खतरा कम हो रहा है अगर आप अपना रक्त दान करते हैं। तो टोटल हेल्थ में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ये जानकारी जारी रखते हैं। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। महात्मा के मंत्र। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। और ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं युवाओं में बढ़ते खतरे के बारे में, जो हृदयाघात का खतरा उनमें बढ़ रहा है। फिलहाल टोटल हेल्थ में समय हो गया है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 793 में हमने आपसे सवाल किया था कि रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। आपके पास 3 ऑप्शंस थे। सही जवाब है ऑप्शन बी, रक्त का कैंसर सिर्फ बच्चों में होता है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है।
कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये जानने से पहले देख लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कारक युवाओं में हृदयाघात के खतरे को बढ़ाता है। ऑप्शन ए संतुलित आहार लेना और नियमित व्यायाम करना, ऑप्शन बी धूम्रपान करना, ऑप्शन सी तनाव को दूर करने के उपाय करना, या फिर ऑप्शन डी वजन को नियंत्रित रखना। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 793 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर बिसोई से, जिनके सामने सारी करेक्ट एंट्रीज मौजूद हैं। डॉक्टर बिसोई, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर का नाम और उनके शहर का नाम आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएं। मिस्टर आशुतोष सिन्हा फ्रॉम दरियापुर गोला, पटना। आशुतोष जी, बहुत बधाई, आप बन गए एपिसोड 793 के लकी विनर। और अब कुछ महत्वपूर्ण बातें लेते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। सबसे पहला सवाल डॉक्टर त्रेहान आपसे, हृदयाघात का खतरा सिर्फ उन्हीं को होता है जिनके माता पिता को ये रोग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। डॉक्टर पांडे, जो लोग मोटे नहीं है उन्हें हृदयाघात की चिंता करनी नहीं चाहिए? वो नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। मोटापा एक कारण हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि पतले को ना हो। डॉक्टर बिसोई, क्या हृदयाघात का अर्थ है कि हृदय ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है? नहीं, वो अलग है। अटैक होना एंड अरेस्ट होना वो अलग है। जी जी। डॉक्टर त्रेहान, हृदय रोग के लिए असंतुलित आहार जिम्मेदार है या शारीरिक श्रम में कमी? दोनों। जी। डॉक्टर पांडे, क्या तनाव से इसका खतरा बढ़ता है? बिल्कुल, तनाव बहुत बड़ा रीजन है। कोई भी रिस्क फैक्टर ना हो, तनाव से ही हार्ट अटैक हो सकता है। जी। डॉक्टर बिसोई, किन्हें हृदयाघात का खतरा है, उच्च रक्तचाप के रोगी को या मधुमेह के रोगी को? दोनों को। डॉक्टर त्रेहान, इनमें से क्या हृदयाघात का लक्षण हो सकता है? बाईं ओर सीने में दर्द होना या घुटन महसूस होना? दोनों। डॉक्टर पांडे, दिल की धड़कन बढ़ना या कम होना और सांस लेने में समस्या, इनमें से क्या हृदयाघात का लक्षण हो सकता है? मुझे लगता है सारे को सीरियसली लेना चाहिए। ऑल सिम्टम्स आर इम्पोर्टेंट। डॉक्टर बिसोई, अगर सीने में दर्द नहीं हो रहा है तो ये मान लें कि हृदयाघात है ही नहीं? नहीं, ऐसे भी नहीं है। कभी कभी साइलेंट होता है, एंड जैसे डायबिटिक पेशेंट्स को पेन नहीं होता है जी, ब्रेथलेसनेस होता है। जी। डॉक्टर त्रेहान, क्या ऐसे लक्षणों में व्यक्ति को पानी या चाय पिलाने से आराम मिलेगा? नहीं। हृदयाघात हो रहा है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर पांडे क्या एस्पिरिन अगर दी जाए फायदेमंद होगी? बिल्कुल, इट सेव्स लाइफ। जी। डॉक्टर बिसोई, व्यक्ति को अस्पताल कैसे ले जाए? खुद जाए, घर वालों लेके जाए, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाए, एंड उसको पहले आइडेंटिफाई करें। जैसे एम्बुलेंस सर्विसेज भी आप कॉल करने से आ जाता है, उसका सहारा लें। जी। डॉक्टर त्रेहान, अगर लक्षण जो है वो हल्के हैं, यानी बहुत ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है और माइन्यूट सा फील हो रहा है, क्या इंतजार करें उसके ठीक होने का? नहीं, अगर सिम्टम्स, देखो मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। अगर आपको बिल्कुल पिन पॉइंट पेन है, आप फिंगर से बता सकते हैं, आप दबाएंगे तो आपको पेन हो रही है, इसके चांस बहुत कम है कि हार्ट की पेन है। अगर आपको पेन हुई वो कुछ सेकंड्स के लिए या एक आधे मिनट के लिए होती है, फिर ठीक हो जाती है, जैसे भी कॉलर ने J&K से बोला था। अगर ये आपको कुछ एक आधे मिनट के लिए होती है और फिर ठीक हो जाती है और ये कई सालों से चल रही है, ये हार्ट की पेन नहीं होती है। सिमिलरली अगर आपको पेन हो रही है और आप चलते हैं तो चलने पे को बढ़ नहीं रही है, वो बैठे रहने पे ज़्यादा होती है। ये 3 प्रकार की पेन चेस्ट पेन नहीं होती है। लेकिन अदरवाइज अगर आपको चलने पे हुई है और हल्की पेन हुई है तो ये हार्ट की होगी, भले हल्की है, आपको जल्दी कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर पांडे, अगर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है वो सामान्य हो जाए तो दवा बंद कर दें? नहीं, दवा नहीं बंद करनी चाहिए। हम इसको टोन डाउन कर लेते हैं, लेकिन सडनली कभी नहीं बंद करना चाहिए। डॉक्टर बिसोई, अगर स्टेंटिंग से या बाईपास करके उसका ब्लॉकेज को ठीक कर दिया गया है, क्या ये समझ लें कि रोग चला गया? नहीं, डिजीज प्रोसेस तो कंटिन्यू करता है, उसको मॉडिफाई करना जरूरी है। डॉक्टर त्रेहान, शारीरिक सक्रियता कैसे बनाए रखें? व्यायाम कितनी देर करें? आधा घंटा कम से कम डेली, और
वॉकिंग की जगह ब्रिस्क वॉकिंग, यानी कि तेज चलें, तेज चलें, दौड़ें, स्विम करें, इस प्रकार, या डांस करें आप, तो ये मतलब अच्छी एक्टिविटी होनी चाहिए। जी डॉक्टर आनंद, क्या घी, तेल, वसायुक्त आहार, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल बंद कर देने चाहिए? नहीं, बिल्कुल बंद नहीं, बट कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि डाइट की पैलेबिलिटी बनी रहे। बिल्कुल नहीं, मतलब टू लार्ज एक्सटेंट कम होना चाहिए। जी डॉक्टर बिसोई, जो मधुमेह के या उच्च रक्तचाप के रोगी हैं वो किन बातों का ख्याल रखें? अपना लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दें, जी, डाइट्स के ऊपर ध्यान दें, अपना एक्टिविटी के लिए ऊपर ध्यान दें, प्लस सपोज कुछ ड्रग्स ले रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए उसको मेटिकुलसली एंड सिंसियरली ले, एंड जो फिजिशियन है जिसका सुपरविजन में ट्रीटमेंट चलता है तो उनके साथ कंटिन्यूअसली टच में रहे। जी जी डॉक्टर विजय त्रेहन, हम चाहेंगे आखिरी राउंड है क्योंकि संदेश भी आप अपना इसी जवाब के साथ शामिल कर दें। आपसे ये जानना चाहते हैं कि रेगुलर चेकअप्स की जब बात होती है, कौन सी जांच और साल में या कितने समय में करवाते रहना चाहिए? जैसे अभी कहा गया था कि हिंदुस्तान में क्योंकि ये प्रॉब्लम जल्दी हो रही है तो हमें चेकअप भी अपना जल्दी स्टार्ट कराना चाहिए। यानी कि जैसे बोला गया कि आप 25 साल की उम्र में जाएं और आप फिजिशियन ये डिसाइड करेगा आपको क्या क्या टेस्ट कराने हैं, आप खुद मत डिसाइड करिए। आप डॉक्टर के पास जाइए, जैसे आप अपनी गाड़ी लेके जाइए, चेक करिए, आप ये मत बोलोगे वो दे विल चेक एंड टेल यू। जी डॉक्टर पांडे, हृदय रोग के खतरे को कम कैसे करें, क्या संदेश देंगे आप? नो हरी, नो करी, नो वरी, गुड डाइट, रेगुलेटेड लाइफ, मेंटेन बायोलॉजिकल क्लॉक, एंजॉय योर लाइफ। जी डॉक्टर बिसोई, क्या संदेश आपका एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? वॉच योर लाइफ। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी आप तीनों ने दी है, डॉक्टर बिसोई, डॉक्टर पांडे, डॉक्टर त्रेहान। तो आवश्यकता है कि अपनी सेहत को लेकर जागरूक हो जाएं वो लोग जो खुद को हेल्थ कॉन्शियस मानते हैं, जिम जाते हैं, ये जरूर देख लें जो स्टेरॉइड्स या फिर सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं वो कितने सेफ हैं, और एक स्वस्थ जीवन शैली के साथ साथ जीवन में खुशी भी रखें। तो न सिर्फ हृदय आघात, हृदय रोग और भी बहुत सी समस्याओं को ठीक भी रह सकते हैं उनसे और बचाव भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और इस मामले में जागरूक होने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम हमारा आपने बहुत ध्यान से देखा होगा और इसमें से जो संदेश निकला है वो ज़रूर आप आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे और रोगों को ज़रूर अपने से दूर रख सकेंगे। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।